सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और चर्चा में हमारा विषय है मजदूरों की कौन सुनेगा। जी हां, वो मजदूर जिस पर कोरोना काल की सबसे बुरी मार पड़ी, वो मजदूर जिनकी रोजी रोटी लॉकडाउन के चलते छीन गई, वो मजदूर जो काम धंधा छोड़ अपने अपने घरों को लौटने के लिए सड़कों को पैदल ही नापने को मजबूर हो गए। और अब कोरोना काल में करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हुए वही प्रवासी मजदूर अब राज्य सरकारों के सामने बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। जब लॉकडाउन पहली बार लगा तो प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित करते हुए यह अपील की थी कि संकट की इस घड़ी में ना तो कोई किसी को नौकरी से निकाले और ना ही किसी की सैलरी रोके या काटे। केंद्र की ओर से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई और कंपनियों को काम पर नहीं आने वाले कर्मचारियों का वेतन नहीं काटने के निर्देश भी दिए। लेकिन कुछ निजी कंपनियां इसके खिलाफ कोर्ट में चली गई तो सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को सुनवाई के दौरान लॉकडाउन की अवधि में श्रमिकों को वेतन नहीं देने वाले नियोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए कह दिया कि वेतन काटने वाले किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्रवाई ना हो। इसके अलावा लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के मकसद से कई राज्य श्रम कानूनों में बदलाव कर चुके हैं। जानकारों का मानना है कि श्रम कानूनों में बदलाव के चलते उद्योगों में श्रमिकों का शोषण बढ़ेगा, काम के घंटों में बदलाव के चलते श्रमिकों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर मजदूर इस वक्त चुनौतियों और आशंकाओं के दो राहे पर खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर मजदूरों के बेरोजगारी संकट से सरकार कैसे निपटेगी? क्या मजदूरों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? क्या प्रवासी मजदूरों के हितों का ख्याल रखा जाएगा? क्या इस देश में मजदूरों की कोई सुध लेगा? इन तमाम मसलों पर आज हम बात करेंगे। ये बात के अंतर्गत चार खास मेहमान हमारे साथ हिस्सेदारी करेंगे किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में। पर हम बातचीत का ये सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज के विचार सूत्र पर। तो हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि ढलते सूरज सा ढलता हूं मैं, ठोकर ठोकर चलता हूं। मेरे गांव बुलाए थे मैंने, ये शहर बनाए थे मैंने, आज इन्हीं शहरों से मैं बहुत बेहाल होकर निकलता हूं। मेरी बात करोगे तुम, एक आधी शेर लिख दोगे, दो चारी तुम क्या जानो किस हाल में हूं मैं, किस आग में पल पल जलता हूं मैं, ठोकर ठोकर चलता हूं। जैनब खान साज ने जो मजदूरों की वेदना, उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ को जिन शब्दों में पिरोया है, हम उसी विचार को जहन में रखते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जानने का विषय यह है कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उससे नियोक्ताओं को तात्कालिक तौर पर राहत मिली है, लेकिन मजदूरों के हिस्से में क्या आया है? सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि मजदूरों और उद्योगपतियों को मिलकर समाधान पर पहुंचना चाहिए, राज्य सरकार को उनके बीच में समन्वय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन क्या महज कह देने से समन्वय बन जाएगा? क्या उद्योग इतने मात्र से वह कुछ दे पाएंगे जो पाने की उम्मीद मजदूर कर रहे हैं, या सरकार केवल मशवरा देगी, सलाह देगी, या इस संकट की घड़ी में अपना दिल बड़ा करके मुट्ठियां खोलेगी? इन तमाम मसलों को समझने की कोशिश करते हैं। चार खास मेहमान हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनका जन्म ही मजदूर दिवस के दिन हुआ 1 मई। मजदूरों के संदर्भ में उम्मीद है कुछ ठोस उनके माध्यम से हमारे बीच में आएगा। हमारे साथ भोपाल से कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री पीसी शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। साथ साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी जी, जो हमें कानूनी पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। और साथ साथ थोड़ी देर में हमारे साथ सीटू के महासचिव प्रमोद प्रधान जी भी चर्चा में शिरकत करेंगे। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सबसे पहले जाने की कोशिश करते हैं एहतेशाम हाशमी जी के पास। उनके पास जाना इसलिए चाहता हूं कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या है, क्या कुछ उस आदेश में है जिसके संदर्भ में हम अपनी उम्मीद बांधें या उम्मीद को तोड़ लें? हाशमी साहब से आग्रह करूंगा कि वह थोड़ा रोशनी डालें सर्वोच्च न्यायालय के आज के आदेश के संदर्भ में, फिर हम अपने बाकी मेहमानों से रोशनी की उम्मीद करेंगे। जी हाशमी साहब। जी देखिए सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया अपने विचार रखने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करी थी और उसमें यह कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान जो भी फैक्ट्रीज हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी काटेंगे नहीं, उनको पूरी सैलरी देंगे जी। लेकिन एक जो तबका था कंपनीज का, उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया सेंट्रल गवर्नमेंट के, और आज सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि आप कंपनी मालिकों को फोर्स नहीं कर सकते सैलरी देने के लिए जी। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि केंद्र सरकार समन्वय बिठाएंगी मजदूरों में और कंपनी मालिकों में।
और वहां के जो लेबर कमिश्नर हैं कंसर्न राज्य सरकारों के, वो लेबर कमिश्नर उनके बीच में सेटलमेंट करने का प्रयास करेंगे जी। और एक और अहम ऑर्डर भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि कोई किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई किसी कंपनी के खिलाफ नहीं होगी अगर वो सैलरी नहीं देती है। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का टाइम दे दिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए जी। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमारा भारत का संविधान जो है, हमारे भारत के संविधान में एक बहुत ही अहम चीज दी गई है, राइट टू लिव विद डिग्निटी जी। जो हमारे हिंदुस्तान के लेबर हैं, जो बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाते थे कंपनियों में जॉब करके, उनको भी जीने का और इज्जत के साथ जीने का अधिकार है जो कि उनको संविधान देता है जी। और संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं वो उन अधिकारों का इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे सबसे ज्यादा है। और वो इस महामारी के दौरान और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि आपको पता है कि ये महामारी का रूप ले चुकी है। अब केंद्र सरकार अपने पूरे कंट्रोल में है, लेकिन केंद्र सरकार ने एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ा कि उन्होंने ये एक ऑर्डर दिया जिस ऑर्डर से किसी का भला नहीं हुआ जी। और उसके बाद उन्होंने जो बॉल है वो राज्य सरकारों के खाते में डाल दी कि आप एक्शन लीजिए। लेकिन एज अ लॉयर मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार के पास बहुत सारी ऐसी चीजें थी, वो चाहते तो जो कंपनीज हैं उन्हें कुछ छूट टैक्स में दे सकते थे वो कि आपका जो टैक्स आप फाइल करेंगे उसमें हम आपको यहाँ पे रिबेट दे रहे हैं, आपको टैक्स डिडक्शन मिलेगा, उससे आप लेबर्स की सैलरी दे दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार ने यहाँ पे पल्ला झाड़ के सीधा सीधा जो आरोप है वो मजदूरों पे और कंपनी मालिकों पे और लेबर कमिश्नर पे लगाया है। एक जजमेंट आई थी चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था राइट टू लिव विद डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट जी। और डिग्निफाइड लाइफ मेंटेन रहे, ये केंद्र सरकार के पाले में गेंद है। तो अब केंद्र सरकार इस तरह से अगर अपना पल्ला झाड़ेगी तो जो गरीब मजदूर है वो कहां जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोट कर रहा हूं आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जी, राइट टू लिव विद डिग्निटी इसी आर्टिकल के तहत आता है जी। अब आर्टिकल 21 का इंप्लीमेंटेशन केंद्र सरकार को करना था क्योंकि इस महामारी में केंद्र सरकार फंड कलेक्ट कर रही है। जैसा कि आपको पता है, आप हम सब जानते हैं, पीएम केयर फंड एक बना जिसमें लोगों ने दिल खोल के, हिंदुस्तान की जनता ने उसमें दान दिया है जी। तो मेरा ये मानना है कि जो केंद्र सरकार है उसको भी अपना दिल बड़ा करते हुए कंपनीज जो हैं उनको कुछ बेनिफिट देना चाहिए, कुछ फाइनेंशियल पैकेज देना चाहिए, या फिर जितने भी मजदूर हैं जो उन कंपनीज में काम कर रहे हैं डायरेक्ट उनके खाते में पैसा डालना चाहिए। केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए हाशमी साहब, इस पे तो हम आगे बात करेंगे। आपसे एक सवाल पूछना है इस आदेश के संदर्भ में कि आज का जो ये आदेश आया है सर्वोच्च न्यायालय का, क्या बतौर वकील आप ये बता सकते हैं कि इससे मजदूरों के हित सुरक्षित हुए हैं या मजदूरों के हित लावारिस हुए हैं? बहुत स्पष्ट सवाल आपसे जानने का। जी देखिए, एज अ लॉयर और एज एन ह्यूमन बीइंग मेरा ये कहना है कि इसमें मजदूरों का नुकसान होगा, मजदूरों का कहीं से हित नहीं होगा। मैं आज ये ऑर्डर आया, लेकिन मैं आज आपको बड़ी हिम्मत से और सच्चाई से ये बात कह सकता हूं कि मजदूरों का हित इस ऑर्डर से कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार को अगर मजदूरों का हित करना होता तो वो डायरेक्ट आधार कार्ड के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू उनके अकाउंट में कुछ पैसे डाल सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस तरह से पल्ला झाड़ा है और सुप्रीम कोर्ट का भी जो आदेश आया है, तो एज अ लॉयर मुझे जो ऑर्डर है उनको क्रिटिसाइज करने का भी राइट है। तो मुझे नहीं लगता कि ये आदेश सही आदेश है। आदेश के संदर्भ में मजदूरों के हित सुरक्षित नहीं रह जा रहे हैं, ये हाशमी साहब की बतौर कानूनविद राय है। ब्रजमोहन अग्रवाल जी हमारे साथ में है। ब्रजमोहन अग्रवाल को जन नेता माना जाता है, हर वर्ग का व्यक्ति ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ जुड़ा हुआ है। किस वर्ग की क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, इससे वह पूरी तरीके से वाकिफ है। ब्रजमोहन जी, आपसे जानने का विषय यह है कि इस लॉकडाउन, इस कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था की जो बदहाली हुई वो आपके सामने, राज्य सरकार केंद्र सरकार के राजस्व में जो कमी आई वो भी आपके सामने, लेकिन सबसे ज्यादा जो पीड़ा के दौर से गुजर रहा है, सबसे ज्यादा परेशानी के दौर से जो गुजर रहा है, सबसे ज्यादा जिसे शब्द है हैंड टू माउथ, खाली हाथ जो हो गया है, वो इस देश का मजदूर है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये कह दिया कि आपस में बातचीत करके निपट लो। बतौर राजनेता, बतौर जननेता आपसे जानना चाहता हूं, क्या मजदूरों के पास कोई विकल्प रह गया है? कहां जाएगा अब इस देश का मजदूर? क्या पाएगा, किससे पाएगा? चलिए, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। हिमांशु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है
जी। और आज की ये जरूरत भी है जी। कि पिछले 2-2.5 महीनों में 3 महीनों में सबसे ज्यादा कोई प्रताड़ित और परेशान है तो इस देश का मजदूर है। जी। परंतु मजदूरों के हितों की रक्षा करना ये सरकार का भी काम है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी काम है। जी। सुप्रीम कोर्ट का आज का जो निर्णय है जी। वो निर्णय नहीं लगता है कि बहुत सोचा समझा निर्णय है। जी। क्योंकि ये बात भी सही है कि अगर फैक्ट्रियां नहीं चली हैं तो वो कहां से पैसा देंगे, जी। वो कहां से टैक्स पटाएंगे, मजदूरों को कहां से संतुष्ट करेंगे। परंतु इसका बीच का रास्ता निकाला जा सकता है जी। कि राज्य की सरकारें, केंद्र की सरकारें, जैसे बिजली के फिक्स चार्जेस रेट हैं जी। कि आपको 1 किलोवाट पे 1 मेगावाट पे इतना बिजली का बिल देना होगा, चाहे आप फैक्ट्री चलाएं या नहीं चलाएं। जी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने माफ किया है, जी। उसको माफ किया जा सकता है। जी। जीएसटी का मामला है, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेज हैं, तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस बात को तय करें कि जितने भी उद्योग हैं उसका मजदूरों का आधा खर्चा राज्य और केंद्र सरकार उठाए, आधा खर्चा फैक्ट्री या उठाएं और उद्योगपति उठाएं, और मजदूरों के हितों को हम सुरक्षित करें, कम से कम उनका जीवन यापन करने लायक उनको पैसा मिले, इतनी व्यवस्था तो करना चाहिए। ये सब हम पूरे देशवासियों का कर्तव्य है कि जिसके पास में सिर्फ रोजी रोटी कर कर ही जिसका पेट भरता है, अपने परिवार को पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपन विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के लिए सरकार खर्च करती है, तो इन मजदूरों के हितों को, इनके पेट को भरने के लिए सरकार को और फैक्ट्री मालिकों को, दोनों को मिलकर इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी 4 सप्ताह बाद इसका जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट को भी वेग निर्णय देने की बजाय स्पष्ट निर्णय देना चाहिए, जिससे कि मजदूरों का हित भी सुरक्षित रह पाए, सरकार भी अपने कर्तव्य को निभा पाए, और जो उद्योगपति या इंडस्ट्री के मालिक हैं वो भी उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान या उनकी असहमति ना हो, ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए। आप कहना बहुत स्पष्ट निर्णय आना चाहिए, वेग निर्णय नहीं आना चाहिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार को भूमिका निभानी चाहिए। पर इस दौर में ब्रजमोहन जी एक बड़ी अजीब स्थिति देखने में आ रही है। सबसे ज्यादा जो मार दी जा रही है वो मजदूर को ही दी जा रही है। फैक्ट्रियां नहीं चली, मजदूर को वेतन नहीं मिला। पर इसके साथ साथ इस देश के 1 दर्जन की करीब राज्यों ने, वहां पर मौजूद राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों के संदर्भ में बदलाव ला दिए हैं, और उन बदलावों के अंतर्गत जो बड़ी रिसर्च के बाद, बड़े संघर्ष के बाद जो आधारभूत संरचना बनी थी मजदूरों के हितों के संदर्भ में, उन सबको तार-तार कर दिया गया है। कई राज्यों ने 8 घंटे की जगह 12 घंटे कर दिए। कई राज्यों ने मजदूरों के हड़ताल संबंधी अधिकारों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया। आपसे जानने का विषय है कि आखिर राज्य और केंद्र की सरकार चाह क्या रही है? क्या देश मजदूरों के बिना ही आत्मनिर्भर हो जाएगा, जो बात कही जा रही है, या कोई और आप स्वरूप देख पा रहे हैं? 3 दशक से ज्यादा राजनीतिक अनुभव है आपका, क्या समझ पा रहे हैं आखिर हम जा किस दिशा में रहें? मजदूरों को एक कोने में करके ये देश उन्नति की राह में चला जाएगा? देखिए, इस देश का अगर कोई हाथ पैर है जी। तो वो मजदूर हैं जी। मजदूरों के बिना किसी भी देश की, किसी भी राज्य की हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि अगर उद्योग नहीं लगेंगे, अगर व्यापार नहीं चलेगा, अगर सड़कें नहीं बनेंगी, अगर पुल पुलिये नहीं बनेंगे, तो किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का विकास नहीं हो सकता जी। परंतु हिमांशु जी, जरा आप इस बात को भी सोचें जी। कि पिछले 5 सालों से पूरे देश का और पूरे विश्व को ही अगर हम कहें तो मंदी के दौर से गुजर रहा है जी। और उद्योगों की हालत भी खराब है जी। आज उद्योग भी एनपीए हो रहे हैं, और ऐसे समय पर सबको हमको बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जी। और एक ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मजदूर आप किसको मानेंगे, कितनी इनकम तक के वाले लोगों को आप मजदूर मानेंगे आजकल। क्योंकि जब कोई बेचारे जो गरीब मजदूर हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके हित तो कोई भी नहीं देखता है, परंतु जिनको पेट भरे हुए हैं, जिनकी इनकम 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 है, वही सड़कों पर उतरते हैं। परंतु जो 5,000 रुपए से कम जिनकी कमाई है वो सड़कों पर नहीं उतर पाते, उनके बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो वास्तविक रूप से मजदूर कौन है और मिनिमम उनकी आय क्या होनी चाहिए,
और उनको किस प्रकार से मिनिमम आय मिल सकती है, हमको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी। और ये भी हमको इंडस्ट्री मालिक कि अगर किसी इंडस्ट्री में मजदूरी करने वाले लोग 50,000 वाले भी हो सकते हैं, 40,000 वाले भी हो सकते हैं, तो कितने लेवल तक एक मजदूर को पेट भरने के लिए पैसा मिलना चाहिए, और जितने दिनों तक ये लॉकडाउन रहा है, काम नहीं चला है, उसमें कितना पैसा उनको मिलेगा तो उनका रोजी रोटी चल सकती है, पेट भर सकता है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों का पेट भर सकते हैं। ये स्थिति हमको इन सब चीजों का बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी मैं सुन रहा था काजमी जी को, वो बोल रहे थे कि आधार कार्ड में पैसा डालने, क्या मालूम किसके आधार कार्ड में पैसा डालें, कौन मजदूर कहां पर काम करता है, किसके पास काम करता है। तो वेग बातें करने के बजाय इसके लिए बहुत ही स्पष्ट हमको कानून बनाकर, स्पष्ट तौर तरीका अपनाकर, इसमें कानून तो नहीं, स्पष्ट हमको गाइडलाइन तय कर कि कोई भूखा ना सोए, कोई भूखे से किसी की मृत्यु ना हो, कोई अपने बच्चे की फीस नहीं पटा पाए, कोई किराएदार को उसका मालिक परेशान ना करे, और उनकी जो मिनिमम आवश्यकताएं उसकी हम पूर्ति कर पाए। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि, तो हमारे पास रोज लोग आते हैं कि हमारे पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास किराया देने के लिए पैसा नहीं है, हम दूध नहीं पिला पा रहे हैं, दवाई नहीं ले पा रहे हैं, इसकी व्यवस्था आप करवा दें। तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, इस बात की हमको चिंता करने की आवश्यकता है। इस बात की हमें चिंता करने को आवश्यकता है। पीसी शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा साहब भी जननेता हैं, उनके दरवाजे के बाहर भी लंबी कतारें लगते हुए हम देखते हैं, अनाज बांटते हुए भी उन्हें देखते हैं। लेकिन शर्मा साहब, जैसा बात हाशमी जी ने कहा था कि इस देश का संविधान ये अधिकार देता है सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार, क्या महज 5 किलो राशन मिल जाने से व्यक्ति के जीवन का सम्मानजनक रूप से जीना सुनिश्चित हो जाता है? ये आपसे सवाल है। और मजदूरों के संदर्भ में पिछले 2 महीने से जैसा वातावरण देश में बना है, क्या इस देश का मजदूर वर्ग आश्वस्त हो सकता है कि इस देश में और इस प्रदेशों में जो सरकारें हैं वो मजदूरों के हितों को संरक्षित कर रही हैं, मजदूरों के जीवन को सुरक्षित कर पा रही हैं? या आपको लगता है कि वाकई बड़े स्तर पर एक नाकामी हम लोगों के सामने आई है कि हम इस देश को बनाने वालों के हितों को और उनके सम्मान दोनों को सुरक्षित रख पाने में नाकाम रहे? हिमांशु जी, आपको नमस्कार, हाशमी जी को और आदरणीय अग्रवाल जी को भी सबको नमस्कार जी। अग्रवाल जी, ब्रजमोहन अग्रवाल जी, निश्चित तौर पर 1 मई को उनका जन्म हुआ और मजदूरों की लगातार हमेशा बात करते रहे, लेकिन आज उनकी बातों में मजदूरों के लिए कम बात है जी। आज वो बीच की बात कर रहे हैं, वो उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं। और जैसा वकील साहब ने, हाशमी साहब ने कहा है जी, वो आर्टिकल 21 जो लिव विद डिग्निटी, ये बात जो कही है, इसका माहौल मैं समझता हूँ पिछले 3 महीनों के अंदर उड़ाया गया है। वो मजदूर जो फैक्ट्रियों में काम करके उत्पादन बढ़ाता था, जिससे जीडीपी की ग्रोथ बढ़ती थी, उद्योग मालामाल होते थे, ये सरकारें जो टैक्स लेके उन उद्योगों से मालामाल होती थी जी, उन्होंने मजदूरों का भंटा टाल कर दिया। इसकी गलती शुरू से हुई लॉकडाउन जी। लॉकडाउन जो कि लेट किया गया, मैंने हमेशा कहा कि लॉकडाउन लेट किया गया जी। ये संक्रमण कहलाता है कोविड-19, मतलब 2019 में इसके वो आ गई थी, यहाँ पर आभास हो गया था जी। और उसके बाद अमेरिका और चीन में ये सब चीजें, पहला केस 30 जनवरी को आ गया था हिंदुस्तान के अंदर जी। लॉकडाउन इतना लेट क्यों किया? दूसरी बात यह है कि लॉकडाउन जब कर रहे थे हम, तो लॉकडाउन के में जो जनता कर्फ्यू हुआ था वो लगा के सबको ये बताया जाता कि 1 हफ्ते और 10 दिन के बाद 21 दिन या 1 महीने का लॉकडाउन होगा, जिसको जहाँ जाना है चले जाए, अपनी व्यवस्था कर ले। मजदूर के पास उस समय पैसा था जी। वो पैसे से ट्रेन से, बस से घर चला जाता जी। और उसका पैसा भी बच जाता जी। लेकिन जब उनके पैसे खत्म हो गए जो उनके पास थे और एम्प्लॉयर्स ने पैसा देना बंद कर दिया, तो पैदल चल दिया, स्कूटर से चल दिया, ऑटो से चल दिया, ट्रक में लग के चल दिया। 630 मजदूरों की इसमें मौत हुई। मध्य प्रदेश के 16 मजदूर ट्रेन में कट के औरंगाबाद में खत्म हो गए। लाठी, जब उनको खाना नहीं मिला तो सूरत और मध्य प्रदेश के रीवा में लाठी चार्ज हुआ कि खाना चाहिए। ट्रेनों के अंदर मरे हुए, बाथरूम में पाए गए मजदूर, ये ट्रेनें नहीं चली। फिर सोनिया गांधी ने कहा कि हम देंगे ट्रेन का पैसा, तब केंद्र सरकार और राज्य सरकार उसके लिए राजी हुई कि वो पैसा देंगे।
और उसके बावजूद भी ट्रेन और बस में मजदूरों से पैसे लिए गए। मैं समझता हूँ जितनी दुर्दशा मजदूर की इस पीरियड में हुई है दुनिया में आज तक नहीं हुई। रहा बात उसकी, हमारे मोदी जी मन की बात करते हैं लेकिन मजबूर मजदूर की बात उन्होंने नहीं की। कोर्ट, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो सरकार को पूरी ताकत से लड़ना था वहां पर कि ये जो उद्योगपति हैं ये इनको पैसा दें। राहुल गांधी ने कहा था 7,500 रुपए हर एक के अकाउंट में डाल दी जाए जिससे ये भूखे नहीं मरेंगे। बात कही गई कि इनको राशन दिया जाएगा मुफ्त, लेकिन वो राशन नहीं मिला, केवल अनाउंसमेंट हुए। ये कहा गया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज, लेकिन इस मजदूर को या किसान को कुछ नहीं मिला, ये केवल अनाउंसमेंट है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट में पूरी ताकत से अगर लड़ा जाता तो ये बात आ जाती कि जो एम्प्लॉयर है वो दे। अमेरिका की नकल करता है हिंदुस्तान। अमेरिका में ये कह दिया गया था कि जो भी एम्प्लॉयर है वो लोन ले बैंक से और अपने एम्प्लॉइज को पैसा दे, और बाद में हम ये पूरा पैसा जो बैंक से लिया जाएगा ये इसकी जिम्मेदारी सरकार की देने की होगी। ये नियम भी हम ला सकते थे यहाँ पर कि जितने भी एम्प्लॉयर है वो लोन लेते हैं, वो लोन जैसा कि अभी ब्रजमोहन जी ने भी कहा कि वो उनको, और हास्पी जी ने भी कहा कि वो पैसा सरकार पैकेज के रूप में उनको दे सकती थी, उनको देने के लिए, लेकिन ये भी नहीं किया गया। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि ये मजदूर जो अपने गांव लौट गया और ये कसम खा के कि अब मैं वापिस नहीं आऊंगा, और ये मान के चलिए जो उद्योग इतने चलते थे आज वो उद्योग लॉकडाउन अनलॉक की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन उद्योग आज पूरी ताकत से नहीं चल रहे हैं। आज हमारी जीडीपी जो 9% रहती थी वो 4 से कम होते होते अब 1% पे आ गई है। पूरा इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, चाहे वो राज्य हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे देश हो। और मैं समझता हूँ ये फेलियर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। और हम मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि किस तरह से मजदूरों की दुर्दशा हुई। यहाँ कहा गया कि उनको मनरेगा में काम दिया जाएगा, वो मनरेगा में काम मिला नहीं। और इस सबसे ये हुआ कि वो संक्रमण लेके आए वो मजदूर वहां से, क्योंकि 1 महीने तक तो वहां रहे, 20 दिन तक रहे, जब पैसा खत्म हो गया तो पैदल चल दिए। तो ये चौथे नंबर पे पूरे दुनिया में आ गया है। 3 लाख से ऊपर संक्रमित हो गए लोग, और हम लोग 10,000 का फिगर टच करने की उसमें आ गए जिन लोगों की। शर्वदा, मैं आपको बीच में रोकता हूं, मेरे 2 सवाल हैं आपसे जिसपे मैं स्पेसिफिक आपसे बात जानना चाहता हूं। एक ये जानना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में श्रम कानूनों में बदलाव, जिसमें 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने का प्रावधान, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल, एक सवाल कितना जायज और क्या कर रहा विपक्ष, एक सवाल ये। और दूसरा सवाल इस बात का है कि मजदूरों को वेतन के मसले पर 4 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मजदूरों को ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, अगर उद्योगपति नहीं दे पा रहे तो सरकार को दखल देना चाहिए, कम से कम 50% तो देना चाहिए। आपने अमेरिका का हवाला दिया, क्या आपको नहीं लगता है कि इस समय पर सरकार जो 20 लाख करोड़ का दावा कर रही थी केंद्र की सरकार, उसे कम से कम मजदूरों का यह वेतन मिल पाए, इस दिशा में अपनी तरफ से कोई राहत का नजरिया शुद्ध कैश की शक्ल में दिखाना चाहिए था? ये 2 सवाल हैं आपसे मेरे कि मजदूरों के कानूनों में बदलाव इस समय पर, इसको लेकर पीसी शर्मा और कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, एक। और दूसरा, मजदूरों के वेतन के संदर्भ में उद्योगपतियों को सरकार ने बंद कराया, लॉकडाउन आप लोगों ने घोषित किया, चाहे जहां पर भाजपा की सरकार दी, चाहे कांग्रेस की सरकार दी या अन्य राजनीतिक दलों के, फैसले आपके थे। आपने दुकानें बंद कराई, आपने फैक्ट्रियां बंद कराई, आपने उद्योग धंधों पर ताले डलवाए, तो फिर उद्योगपतियों के पास अगर पैसा नहीं है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार। सरकार क्यों जिम्मेदारी से भाग रही है? निश्चित, तो बहुत ठीक कहा आपने जी हिमांशु जी, बहुत ठीक कहा आपने। श्रम कानूनों में ऐसा बदलाव किया गया कि जो एम्प्लॉयर है उसको तो फायदा है जी, जो श्रमिक है उसको इससे कोई फायदा नहीं है। आप 8 के 12 घंटे लोगे, लेकिन उसको ये मान के चलिए 8 घंटे का ही उसको रोजगारी का पैसा मिलेगा, उसको उतना ही पैसा श्रम का पैसा मिलेगा। दूसरा, हड़ताल कर नहीं सकता, कोई विरोध कर नहीं सकता। ये पूरा का पूरा एम्प्लॉयर्स के लिए ये कानून में संशोधन किए गए, जिससे कि उसका जितना शोषण और हो सकता है मजदूर का वो किया जा सके। एक बात ये, इसका विरोध हमने उस समय भी किया और लगातार हम इसका कर रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने कही, सुप्रीम कोर्ट में हमने ये देखा है पिछले सालों में कि केंद्र सरकार ने जैसा चाहा है डिसीजन को मोल्ड करा दिए हैं।
ये सुप्रीम कोर्ट 4 जून के बाद 12 जून को, इतने दिन की क्यों लंबा लग गया? 4 जून के बाद 5 जून को डिसीजन क्यों नहीं आ रहा है? 5 जून को क्यों नहीं सरकार अपना पक्ष रखती है? और निश्चित तौर पर ये सरकार ने लॉकडाउन कराया, ये समझ नहीं पाए कि हिंदुस्तान क्या है और कैसे मजदूर यहाँ रुकेगा, कहाँ से लोग आए हैं, गाँवों से आए, इनका ख्याल रखना था। और मैंने जैसा कहा कि अमेरिका की बात हुई, उनने कहा कि वो सरकार ने पैसा दिया, वहाँ के मजदूरों को जो भी लोग काम कर रहे थे उनका पैसा वहन किया सरकार ने। कुछ परसेंटेज हो सकता है वहाँ के जो एम्प्लॉयर उनने भी किया हो, लेकिन ये कहा गया था कि किसी का मकान कोई किराया नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ तो सरकारी मकानों से लोगों को बेदखल कर दिया गया। यहाँ डॉक्टर जो कोविड-19 के नोडल ऑफिसर थे, उसका इस दौरान में लॉकडाउन के पीरियड मकान खाली कर दिया गया और उसकी चिंता नहीं की गई कि जो पैसे मांग रहा है, अगर कोई प्राइवेट उसमें है किराएदार, तो उसको देना है, नहीं तो उसको मकानों से खाली कर दिया गया। इनकी चिंता नहीं की, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकी चिंता नहीं की गई, ये पीसी शर्मा जी का कहना है। हमारे साथ में प्रमोद प्रधान जी जुड़ चुके हैं, महासचिव हैं C2 के। मजदूरों के हितों की बात करते हैं, मजदूरों के लिए संघर्ष करते हैं। प्रधान साहब, हमारी चर्चा चल रही थी आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला मजदूरों के हितों को किस रूप में प्रभावित करता है? बतौर श्रमिक नेता आपकी टिप्पणी एक, और दूसरा जानने का विषय यह है कि मजदूर लगातार नकारात्मक रूप से इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में प्रभावित हुआ, लेकिन मजदूरों के हक की आवाज, मजदूरों के संघर्ष की आवाज, मजदूरों के अधिकार की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। कहां खो गई है हमारे तमाम मजदूर संगठन, तमाम राजनीतिक दल? ऐसे संकट के समय में जब मजदूर सबसे ज्यादा परेशानी के दौर से गुजर रहा है, उनके हितों की, उनके हक की आवाज कहीं सुनाई नहीं देती। ये खामोशी किस लिए? देखिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी को नमस्कार जी। मैं इसी बात से शुरू करता हूं कि जहां तक आपने कहा कि मजदूरों की आवाज़ सुनाई क्यों नहीं पड़ती, दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि आज जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी इस पर प्राथमिकता में अब ये क्षेत्र नहीं है। इसलिए जो गतिविधियां होती हैं वो मीडिया में नहीं आती और इसलिए जनता तक और आपकी नज़र में नहीं आती। मैं आपसे निवेदन करूं कि लॉकडाउन की अवस्था में भी हमने सबसे पहली विरोध कार्रवाई 21 अप्रैल को की और उसमें हमने ये मांग की कि 7,500 रुपया प्रति माह जो नॉन टैक्स पेयर हैं, भारत में लगभग 32 करोड़ के आसपास परिवार हैं, जिस वजह से 25-26 करोड़ के आसपास परिवार ऐसे हैं जो नॉन टैक्स पेयर हैं, तो नॉन टैक्स पेयर फैमिलीज को 7,500 रुपया महीना लॉकडाउन की अवधि में दें और 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज दिया जाए। और केंद्र सरकार ये कर सकती थी, क्योंकि ये 7,500 रुपए का 3 महीने का जो हमने कैलकुलेशन किया तो सिर्फ 5,05,000 करोड़ का खर्च आता था, जबकि सरकार ने लाखों करोड़ रुपए कॉर्पोरेट्स को दिए। दूसरा विरोध हमने किया अभी मध्य प्रदेश सरकार ने जब ये श्रम कानून में बदलाव किया तो 11 मई को हमने पूरे मध्य प्रदेश में बड़ा व्यापक कार्रवाई की। तमाम खदानों के अंदर, कारखाने के गेटों पर, लॉकडाउन के दौरान भी सार्वजनिक जगह पर लोग उतर के आए, पर किसी मीडिया में नहीं छपा। तो तीसरा बात यह है कि जो आज स्थिति है, मैं आपके सुप्रीम कोर्ट पर आने से पहले मैं विनम्रता से 2 बातें कहना चाहता हूँ। हमारे देश के अंदर कोविड-19 का जो संक्रमण और महामारी है वो तो एक प्राकृतिक और अज्ञात सा सूक्ष्म जीव जो अभी दिखता भी नहीं उसने पैदा कर दी, दुनिया में पैदा हुई और उसके से मुकाबला करना जरूरी था उस महामारी से। लेकिन ये जो सरकार की नीतियां जो आ रही हैं उसने देश के अंदर एक बहुत इससे बड़ी महामारी पैदा कर दी। बेरोजगारी की महामारी, गरीबी की महामारी, भुखमरी की महामारी, मतलब लोगों पर अकल्पनीय अत्याचार, अकल्पनीय तकलीफों पर की महामारी आ गई। इस महामारी से मुकाबले के लिए जो सरकार को नीतियों में जो परिवर्तन करना चाहिए वो उसका साहस नहीं है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, आज सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, मैं दो निवेदन करना चाहता हूँ। एक तो लीगलिटी होती है, एक कानून की परिभाषाएं होती है टेक्निकल ग्राउंड्स पर, एब्स्ट्रैक्ट ग्राउंड्स पर कानून एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता। कानून को कॉन्क्रीटली सोसाइटी के अंदर क्या सिचुएशन है उसके साथ कैसे न्याय मिले, इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो मैं वो लीगलिटी में नहीं जाना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर क्या कहा। मैं विनम्रता से 2 निवेदन करना चाहता हूँ जो केंद्र सरकार पर की ओर जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जिस अवधि में कारखाना नहीं चला उस अवधि का पेमेंट देने के लिए उन पर दबाव ना डाला जाए,
तो ये दबाव डालने की बात कहाँ से आई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन घोषित किया जी। हमसे पूछा नहीं गया था कि लॉकडाउन करें या न करें और कैसे करें और कब करें। आपने घोषित किया तो लॉकडाउन सरकार ने घोषित किया और सरकार ने घोषणा की 29 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया 29 अप्रैल को कि लॉकडाउन की अवधि में नौकरी नहीं जाएगी और बैठ तनख्वाह पूरी मिलेगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट में एम्पायर्स चले गए तो उन्होंने कहा इस अवधि में कारखाना नहीं चलता। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या केंद्र सरकार ये नहीं कह सकती थी कि इनका फैक्ट्री एक्ट में कब से रजिस्ट्रेशन है इनका, जो रजिस्ट्रेशन की अवधि में जितने दिन कारखाना चल रहा है उतने दिन में कितना मुनाफा कमाया इन्होंने, कितनी प्रॉपर्टी बनाई, उसका एक हिस्सा दे दें। तो ये कानूनी तकनीकी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आज की तारीख में लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में भी शायद न्याय की स्थिति नहीं बची। जहां तक सुप्रीम कोर्ट में दो बातें कही हैं, एक है कि जुलाई के एंड तक इन पर कोई कोरेसिव एक्शन न किया जाए इनके एम्प्लॉयज के लिए। दूसरा, कारखाने के अंदर मालिक और मजदूर मिलकर तनख्वाह के बारे में फैसला करें। तो शेर और बकरी में मुकाबला कराने की अगर आप बात करेंगे तो बकरी तो खाई जाएगी। ये निर्देश अगर दे देते कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार हस्तक्षेप करे और वहां मजदूरों और मालिकों के बीच बैठ कर निपटान करे तब भी समझ में आता, लेकिन ये तो पूरी तरीके से मजदूरों के खिलाफ है मसला। अब इसमें दो चीजें हैं, दो निवेदन है। एक है ये लॉकडाउन का जो पूरा दौर चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉय मजदूरों पर हुआ है। ये माइग्रेंट वर्कर की जो प्रॉब्लम है, मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ सबसे, ये माइग्रेंट वर्कर की प्रॉब्लम क्यों आई? अगर आप कारखाने के मालिक या उत्पादन कराने वाले लोग, उनके प्रति जो न्यूनतम जिम्मेदारी है कि उनको भोजन मिले, उन्हें स्वास्थ्य मिले, उन्हें आवास मिले, उनकी सुरक्षा हो, यानी 1 महीने के अंदर ही ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि उनके पास खाने के लिए नहीं बचा, रहने के लिए नहीं बचा, बीमारी की महामारी, और उस अवस्था में सरकार बिल्कुल कोने में बैठ गई। रेल नहीं है, बस नहीं है, डंडे हैं, लॉकडाउन है। तो ये जो महामारी है ये सरकार ने पैदा की है। और आप देखिए दिलचस्प बात, इस पूरे दौर में सरकार ने और पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में माइग्रेंट वर्कर का इशू मेन इशू नहीं बना। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर और दूसरे मंत्री और बड़े बड़े जो गृह मंत्री और पता नहीं कितने मुख्यमंत्री बनाए और कैसे बनाए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, आप जानते हैं। और कल उन्होंने अपनी आवाज में बता दिया कि वो कैसे बनी सरकार। उस राजनीतिक टिप्पणी में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो सरकार बनाई और सरकार की जो भूमिका थी आम जनता के प्रति वो नहीं है। कॉर्पोरेट्स के फेवर में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसमें से सीधे सीधे मजदूर को कुछ भी नहीं मिल रहा। कॉर्पोरेट के फेवर में है ये कहना है। प्रधान जी मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन एक बार फिर हाशमी साहब के पास में चलता हूं और उनसे जानने की कोशिश ये करूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय को सारी चीजों का अंदाजा था। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन 20 मार्च को निकाला था हाशमी साहब, और जिसके अंदर ये स्पष्ट तौर पर कहा था कि किसी को नौकरी से ना निकाला जाए, उनका वेतन दिया जाए। वो कौन सी परिस्थिति बनी जिसमें केंद्र सरकार ने एक याचिका पर अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया? क्या इसको लेकर कोई आवाज उठी? मजदूर संगठनों ने अदालत के सम्मुख मजदूरों के हितों की बात रखी। आप सर्वोच्च न्यायालय के वकील हैं, कहां चूक गए मजदूर न्यायालय में अपनी बात रखने के संदर्भ में? देखिए, मेरा ये कहना है, पहली चीज तो ये जो ऑर्डर आया है इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारे मजदूरों का हुआ है और माइग्रेंट लेबर्स का हुआ है जी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई ऑर्डर पास करना था तो जितने भी मजदूर संगठन है उनको भी नोटिस इशू किया जाना चाहिए था, और उनकी प्रेजेंस के बगैर कोई भी ऑर्डर पास सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। लेकिन चलिए, हो गया। लेकिन यहाँ पे केंद्र सरकार की भूमिका भी बहुत संदिग्ध है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास इतने वाइड पावर्स हैं, वो नोटिफिकेशन की बजाय डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकती है, या फिर कंपनीज के ऊपर कई तरह के टैक्स होते हैं जी। स्टेट गवर्नमेंट के भी टैक्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी टैक्स होते हैं। उन टैक्स पॉलिसीज में वो रिबेट दे सकती थी। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन केंद्र सरकार करती, थोड़ा राज्य सरकार करती और थोड़ा वो फैक्ट्री मालिक करते, तो शायद मजदूरों का भला हो जाता। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं ये नाकामी है, क्योंकि केंद्र सरकार जब चाहती है तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखती है। लेकिन इस केस में केंद्र सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा और इतना लंबा टाइम लिया है रिप्लाई फाइल करने के लिए। केंद्र सरकार के जो वकील हैं उनकी ये ड्यूटी थी कि वो 2 दिन का समय लेके और मजदूरों के हक में उनके फेवर में एफिडेविट फाइल करते और सुप्रीम कोर्ट में अपनी हक की लड़ाई लड़ते, मजदूरों और गरीबों की हक की लड़ाई लड़ते। लेकिन ऐसा केंद्र सरकार के वकीलों ने नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि केंद्र सरकार शायद मजदूरों के पक्ष में नहीं है। लेकिन मेरा सवाल हाशमी जी आपसे एक बार फिर है, फिर मैं ब्रजमोहन जी के पास चलूंगा
कि ये केस लगा है, ये सबकी जानकारी में था। मजदूर संगठनों ने इसमें इंटरवीन क्यों नहीं किया, क्यों नहीं अपना पक्ष रखने के लिए मजदूर संगठन गए, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं बतौर कानूनविद कि केंद्र सरकार ने तो अपना स्टैंड ही पलट दिया, ये तो सामने दिख रहा है। और जब केंद्र सरकार ने स्टैंड पलट दिया तो सुप्रीम कोर्ट से हम शिकायत किस बात की करें? याचिका करता था, उसने कहा यह आदेश गलत है, जिसने आदेश निकाला था उसने कहा कि मैं इसे विड्रॉ कर रहा हूं, तो फिर जाके सर्वोच्च न्यायालय के पास में विकल्प क्या बचा था? मजदूर संगठन मौन क्यों रह गए, यह मेरा आपसे सवाल है। इसके संदर्भ में आपके पास कोई तथ्य, कोई जानकारी? जी देखिए, मजदूर संगठन के जो भी ऑफिस बीरर थे, जो उन संगठनों के अध्यक्ष थे या प्रेसिडेंट थे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच के इंप्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल करनी की रिक्वायरमेंट थी उनको, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। ये एक जो संगठन है उनके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। क्या वो संगठन के जो ऑफिस बीरर्स हैं, जो संगठन के बड़े बड़े नेता हैं, क्या वो केंद्र सरकार से मिल चुके हैं? ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्रमोद प्रधान जी कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनता हूं, फिर ब्रजमोहन जी के पास चलता हूं। जी प्रमोद जी। दो निवेदन कर रहा हूं जी। सुप्रीम कोर्ट में मजदूर संगठनों का हस्तक्षेप का ज्यादा मसला है। हमारे देश के जितने केंद्रीय संगठन है, सारे केंद्रीय संगठनों का एक संयुक्त मंच है जी। उस संयुक्त मंच के समक्ष ये बातचीत आई और हमने इसका मैदानी रूप से विरोध किया। पूरे देश भर के अंदर 22 तारीख को इस सवाल का विरोध किया। अंत कानूनी पेचीदगी का सवाल है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी ये जो मजदूर अगर एक पक्ष है तो अब उन मजदूर संगठनों को कहीं ना कहीं उनको नोटिस देना चाहिए था। एक दो, अगर आज की तारीख में केंद्र सरकार पहले जब 7 दिन का उनको जो नोटिस दिया है, इनको मौका दिया 7 दिन को इनकी इसमें अपील याचिका पर, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने लड़ने के बाद उन्हीं 8 दिन के अंदर अंदर उसको उस नोटिफिकेशन को वापस कर लिया। और अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब इसके बारे में अब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये तो डेड नोटिफिकेशन हम तो वापस कर चुके हैं। तो ये सरकार, केंद्र सरकार बजाय इसके कि मजबूती के साथ मजदूर के साथ खड़ी होती, सुप्रीम कोर्ट की एक क्वेरी के दौरान उस दिन कोई डिसीजन नहीं दिया था। उन्होंने कहा था उनको 7 दिन का अवसर दिया जाए। इसी बीच में नोटिफिकेशन वापस करना केंद्र सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है कि पहले नीतियों में कॉर्पोरेट के पक्ष में काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी मजदूर की मदद करने के बजाय वो एम्प्लॉयर्स के पक्ष में खड़े हो गए। ये कहना है प्रधान जी का, लेकिन उनसे मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला कि आखिर मजदूर संगठनों ने इसमें अपनी भूमिका, अपना पक्ष रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। अभी जवाब नहीं आया। मैं फिर आऊंगा आपके पास, मैं ब्रजमोहन जी के पास चलता हूं। ब्रजमोहन जी, आपसे जानने का विषय है, केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर आपसे टिप्पणी नहीं लेता, केंद्र सरकार के संदर्भ में प्रतिनिधि होते तो हम उनसे बात करते, पर आप भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी इस दौरान लगातार ये जाहिर कर रही है कि वो जनता से जुड़कर जनता की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। मजदूरों के संदर्भ में इतनी जबरदस्त पीड़ा और तकलीफ का दौर है, भाजपा संगठन ने अपनी सरकार से सवाल नहीं किया कि ये कर क्या रहे हो, जो मजदूरों के संदर्भ में खुद आपने नोटिफिकेशन निकाला था, खुद देश के प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया था, आह्वान किया था। आज 2 महीने के भीतर ही अपने ही आह्वान से, अपने ही आश्वासन से और अपने ही आदेश से सरकार पलट जा रही है। क्या मुंह लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे? और मुंह लेकर जनता के बीच में जाएंगे बात तो छोड़िए, जिन वंचित वर्ग के हित की बात भारतीय जनता पार्टी करते हैं या बाकी राजनीतिक दल करते हैं, उनके हितों को ताक पर रखा जा रहा है। किस और देखेंगे और किस पर भरोसा करेंगे अब लोग? देखिए हिमांशु जी, केंद्र की सरकार ने मजदूरों के हितों में जितने निर्णय लिए, उनके लिए मजदूरों के जितने प्रवासी मजदूर थे उनके ट्रेनें उपलब्ध करवाई, 85% भाड़ा दिया, 5 किलो उनके लिए गेहूं और चावल, 1 किलो दाल देने का निर्णय लिया। उद्योगपतियों को कहा कि उनको आप इनकी मजदूरी देंगे, उनको आप निकालेंगे नहीं। और बहुत सारे ऐसे निर्णय, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज भी है, उस पैकेज के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि हमारे देश के उद्योग चले, व्यापार चले, हमारे निर्माण के काम चले, मजदूरों को काम मिले। उसके पीछे मूल उद्देश्य अगर कहीं है तो आम आदमी, गरीब मजदूर के उद्देश्य है, और इसी को लेकर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। परंतु बाकी राजनीतिक दल, अभी यहां पर प्रधान जी बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, हाशमी जी बैठे हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट में बाकी लोगों को जाकर अपने तथ्य वहां पर रखना चाहिए। वो क्यों नहीं रख रहे हैं? आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों सुप्रीम कोर्ट में पार्टी नहीं बन सकती?
क्यों मजदूर संगठन वहां पर पार्टी नहीं बन सकते? क्या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लोग हैं, वो पार्टी क्यों नहीं बन सकते? सुप्रीम कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को दोषी बताना यह गलत है। आखिर बाकी लोगों को जाकर भी सुप्रीम कोर्ट के सामने तथ्य रखने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसको केंद्र सरकारें भी मानेंगी और राज्य सरकारें भी मानेंगी। आज अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार ने मजदूरों के लिए क्या कर दिया? छत्तीसगढ़ में टोटल मिलाकर 35 रुपए का चावल मजदूरों को उपलब्ध करवाया, सिर्फ 35 रुपए का चावल असंगठित करवाया गया, मजदूरों को नहीं दिया गया। तो ये सरकारों की बात नहीं है, कुल मिलाकर इसके मामले में मानवीयता होनी चाहिए, मजदूरों के हितों की बात करनी चाहिए, और सबको मिलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने परिस्थितियों को रखकर अगर आज उन्होंने निर्णय दिया तो इस निर्णय को बदलने का 4 हफ्ते का जब नोटिस दिया है तो 4 हफ्तों में तैयारी कर सुप्रीम कोर्ट का अगर निर्णय गलत है तो उस निर्णय को बदलने के लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जा सकते हैं। और जितने लोग कांग्रेस पार्टी भी जाए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स भी जाए, मजदूर संगठन भी जाए, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को हम मजदूरों के हितों में कैसे हो सकता है, ये हमको सबको काम करना चाहिए। ब्रजमोहन जी, इस देश में बहुत कम राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें राज्य या केंद्र स्तर पर 18 साल से ज्यादा मंत्री के तौर पर काम करने का अनुभव हो। उन बिरले राजनेताओं में से एक आप हैं। आपसे एक सवाल पूछता हूं, सरकार ने अपनी तरफ से 20 मार्च 2020 को नोटिफिकेशन निकाला था, एडवाइजरी जारी की थी, मेरे पास रखी हुई है यहां पर वो एडवाइजरी का कागज, ये वो एडवाइजरी है जिसके अंतर्गत ये कहा गया था कि किसी को नौकरी से ना निकाला जाए, उनको वेतन दिया जाए। एक अदालत का दरवाजा खटखटा दिया कंपनी ने और केंद्र की सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया। सरकार के संदर्भ में 18 साल का तजुर्बा है, इस आदेश की वापसी को क्या कहेंगे ब्रजमोहन अग्रवाल? लोग जानना चाहेंगे। जी जी, देखिए, ये जो आदेश को वापस लेने की बाध्यता पूरे देश में उद्योग जगत की भी हालत खराब है। अगर इस आदेश को हम अक्षर से लागू करेंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अगर उद्योगों को सहायता नहीं करेगी तो उद्योग बंद हो जाएंगे। जी, आज की तारीख में तो इन मजदूरों को वापस रोजगार मिल सकता है, परंतु अगर उद्योग बंद हो गए और दोबारा रोजगार नहीं मिला तो ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति होगी। इसलिए कोई उद्योग बंद नहीं होने चाहिए और बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। आज ऐसी हालत है कि 50% उद्योग तो वापस शुरू होने की स्थिति में नहीं है। अगर उनको आर्थिक पैकेज नहीं दिया जाएगा, राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा सहयोग नहीं किया जाएगा तो 50% उद्योग तो प्रारंभ में नहीं होंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए हमको खाली एक बात को, अभी अगर आप मजदूरों की चर्चा कर रहे हैं तो इसमें हमको देखना पड़ेगा कि यहां पर मजदूरों को भी काम मिले, उद्योग भी चले, देश की वित्तीय संस्थाएं भी सुरक्षित हो सकें और देश के सभी स्तंभों को हम सुरक्षित रख सकें। जब तक हम सामूहिक रूप से सब बातों पर विचार नहीं करेंगे तब तक कोई भी निर्णय लेना उचित नहीं होगा। इसलिए राज्य सरकारों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी सहयोग करना चाहिए, मजदूर संगठनों को भी सहयोग करना चाहिए कि हम ज्यादा काम कर और देश के उद्योगों को बढ़ाएंगे, हम टैक्स ज्यादा देंगे, देश के विकास में योगदान देंगे। जब तक सबका सब अपने अपने हितों के लिए लड़ेंगे तो ये देश का भला नहीं होगा। हम सब देश के हित के लिए लड़ेंगे तो देश का भला होगा। हम सब देश के लिए लड़ेंगे तो भला होगा, यह ब्रजमोहन जी का कहना है। ब्रजमोहन जी का यह भी कहना है कि अगर उद्योगों पर इतना दबाव डाल दिया जाएगा तो उद्योग चरमरा जाएंगे। 50% उद्योग तो अभी भी खुलने की स्थिति में नहीं है। बात सत्यता के करीब है। ब्रजमोहन जी की बात को हवा में खारिज नहीं किया सकता। लेकिन शर्मा साहब, आपसे जानना चाहता हूं, जिस देश के संदर्भ में बात की जा रही थी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की, जिस देश के संदर्भ में बात करी जा रही थी कि हम पूरी दुनिया को चुनौती देने जा रहे हैं, जिस देश के संदर्भ में बात की जा रही थी कि हमने पिछले कुछ समय में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, और इसमें दावे दोनों ही सरकारों के थे। जब 6 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी 10 साल तक, तो उनका दावा था कि देश को कहां से कहां हम पहुंचा रहे हैं। 6 साल के दावों के संदर्भ में कहने की जरूरत नहीं, वो तो बार बार कहा ही जा रहा है। आप सबने इतना अच्छा काम किया था, आप सबने इतनी अच्छी सरकार चलाई थी, इस देश को इतना मजबूत बनाया था। वो कौन सी मजबूती थी, वो कौन सी देश में सुशासन और व्यवस्थाएं थी कि 2 महीने का लॉकडाउन इस देश की इकोनॉमी को तबाह कर गया, कि हम अपने ही उन मजदूरों का पेट भरने में नाकाम रह रहे हैं, सरकारें अपना हाथ और दिल दोनों खोल पाने में नाकाम रह रही हैं, जिन्होंने इस देश को बनाने में न केवल अपना पसीना बहाया बल्कि खून भी बहाया था। जानना चाहेगा देश आप राजनेताओं से कि कहां लेकर आ गए हमारे मुल्क को आप।
ब्रजमोहन जी अग्रवाल जी ने सीधी सीधी मोदी जी और केंद्र सरकार की मन की बात कर दी जी। बहुत सही सवाल आपने उठाया कि नोटिफिकेशन जो 24 मार्च को दिया था जी। कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और जो भी मजदूर है उसको उसकी मजदूरी उसका वेतन दिया जाएगा और उसके बाद नोटिफिकेशन वापस लेना। जी। अरे केंद्र सरकार अगर नोटिफिकेशन वापस ले लेती है तो मजदूर संगठन क्या करेगा? जी। क्या विपक्ष करेगा या कौन सुनेगा वहां पर? जी। जो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेके ऑर्डर कर देता है जी। जिसने देखा कि 630 मजदूर मारे गए, जी। 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए हिंदुस्तान के अंदर। जी। ऐसी स्थिति में ये मान के चलिए कि केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की फिक्र केवल अडानी और अंबानी के लिए है, ये गंगाराम और बाबूलाल मजदूर के लिए नहीं है। और यही वजह है जो प्रधान जी ने बड़ी सही बात कही जी। भाई, इतने बड़े बड़े पैकेज दिए आपने, 7,500 रुपए उसके अकाउंट में क्यों नहीं डाले? जी। आपने जब अगर उस उद्योगपति के पास या एम्प्लॉयर के पास पैसा नहीं था तो ये केंद्र सरकार के इतने इतने बड़े जो पैकेज हैं इससे उसकी भरपाई क्यों नहीं की गई? ये राज्य सरकारों को भी आदेश दे सकता था केंद्र सरकार। आपने सही कहा कि असीमित पावर है केंद्र सरकार के पास, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हुआ और ये मजदूर, हमारा गरीब मजदूर 5 किलो राशन और चलाना है आपको 2-3 महीने, उसकी बात कर रहे हैं अग्रवाल जी। अरे छत्तीसगढ़ की सरकार ने तो न्याय योजना के तहत, राजीव गांधी न्याय योजना के तहत उनको पैसे दे दिए मजदूरों को और वहां सबसे कम संक्रमण फैला छत्तीसगढ़ में। शर्मा साहब, मैं बीच में रोकूंगा। मजदूरों को कोई पैसा न्याय योजना में नहीं मिला। धान के संदर्भ में एक वायदा था कांग्रेस पार्टी का चुनाव के दौरान, 2,500 रुपए कीमत प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी। उसके अंतर की राशि न्याय योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई। मजदूरों के संदर्भ में उस योजना के तहत कोई राशि नहीं आई है। इस देश का मजदूर हो चाहे राज्य का मजदूर हो, खाली हाथ है, खाली पेट है, कोई समाधान नहीं है। हालत यह है, अगर आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में 22-22 दिन तक मजदूर इसलिए रह रहे हैं कि उनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ पा रही है। पूरे देश की परिस्थितियां समान रूप से हैं। मजदूर चाहे मध्य प्रदेश में है, चाहे गुजरात में है, चाहे छत्तीसगढ़ में है, चाहे आसाम में है, सब तकलीफ के दौर से, त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं। शर्मा साहब, मैंने तो सवाल आपसे यह पूछा था कि 70 साल के अंतर्गत बात की जाती है देश की, 50 साल से ज्यादा राज किया कांग्रेस पार्टी ने। पिछले 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार चल रही है। क्या मजबूती देश को मिली कि 2 महीने का लॉकडाउन इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, इतना खोखला कर दिया कि हम इन 8 करोड़ मजदूरों का पेट भरने के लिए और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए, जो हमारे से हाशमी साहब ने कहा संविधान इजाजत देता है, दे पाने में नाकाम रह रहे हैं। इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। राजनीतिक दल से परे, एक कांग्रेस नेता के तौर पर नहीं बल्कि जन नेता के तौर पर कुछ तो कहेंगे देश को आप। मेरी टिप्पणी सीधी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी चाहे वित्त मंत्री रहे हो या प्रधानमंत्री रहे हो, जो उन्होंने आर्थिक हालत इस मध्य प्रदेश देश की ठीक की थी, ये बेरोजगारी को लगभग समाप्त किया था जी। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद ये जो नोटबंदी और जीएसटी और ये तमाम चीजें हुई, इससे एक कमजोरी आई और उसके बाद लॉकडाउन कब किया जाए, कैसे किया जाए, इसमें हमने जो एशिया के देश हैं उनसे नहीं सीखा। हम गए सीधे इटली और अमेरिका पे। अगर हम यहाँ जो परिस्थितियां एशिया की थी उसके हिसाब से जाते तो मैं समझता हूँ कि इतनी हालत खराब नहीं होती। ये अदूरदर्शिता की वजह से ये हुआ है कि चाहे उद्योगपति परेशान है, मजदूर परेशान है, दुकानदार और तो और वो कर्मचारी, वो स्वास्थ्य कर्मचारी जो लड़ रहे हैं, इनके महंगाई भत्ते तक खत्म कर दिए सरकार ने। तो इसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि ये अदूरदर्शिता के जो कदम उठाए हैं केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के मामले में, क्योंकि पहले तो प्रधानमंत्री जी आते थे 21 दिन का, फिर बाद में दूसरा लॉकडाउन, उस तीसरे के बाद आना भी बंद कर दिया और हर चीज लोगों पे छोड़ दी कि अपनी जान खुद बचाओ, दूसरों को बचाओ। अब इसमें सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी। जो आपने कहा है, आज मेडिकल क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान की हालत, चाहे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, ये सब एक जैसी स्थितियां बन गई है। कहीं कोई इसका बेसिक प्लान नहीं बन पाया
वो पूरी तो तरह शर्मा से साहब कुल मिलाकर अदूरदर्शी नीति को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हम बातचीत को निष्कर्ष पर ले जाने की कोशिश करते हैं। प्रधान साहब के पास वापस चलता हूं। प्रधान साहब, कहना बड़ा आसान है, 7,500 रुपए हर महीने डाल दीजिए, 10,000 रुपए हर महीने दे दीजिए। देश के आर्थिक हालात ऐसे होते तो कोई शौक किसी भी सरकार को नहीं है कि वह अपनी फजीहत सड़कों पर कराए। देश की स्थितियां नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था इसकी इजाजत नहीं देती है। देश के जो हालात हैं, जैसा ब्रजमोहन जी ने कहा कि हम सबको सामूहिक रूप से अपने अपने हिस्से में कुछ त्याग करते हुए सोचना पड़ेगा। बतौर मजदूर संगठन के प्रतिनिधि आपसे जानना चाहता हूं, देश की सीमाएं, उद्योगपतियों की सीमाएं और मजदूरों की तकलीफ, तीनों के सामने के बीच में कोई ठोस सुझाव आपके पास है? प्रमोद जी को मेरी आवाज पहुंच रही है? तो प्रमोद जी ने शायद म्यूट बटन दबा दिया। मैं उनके पास दोबारा चलूंगा। एक बार फिर ब्रजमोहन जी के पास में चलता हूं कि ब्रजमोहन जी, आपने जो बातें कही थी उसे थोड़ा और विस्तार दें कि क्या इन तीनों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई समाधान, आपका जो इतना लंबा राजनीतिक तजुर्बा है, 30 साल से ज्यादा का आपका जनप्रतिनिधि के तौर पर बतौर विधायक कार्यकाल है, कोई समाधान आपके पास है? क्या करें? देखिए हिमांशु जी, इसका हम समाधान तो नहीं कर सकते, परंतु लोगों को हम राहत पहुंचा सकते हैं जी। और राहत हम इस तौर पर पहुंचा सकते हैं कि अब पूरे देश में आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय हम सब बैठकर कोई नीति तैयार करें जिसमें राज्य सरकार भी शामिल हो, जिसमें केंद्र सरकार भी शामिल हो, इस देश की जनता भी शामिल हो। हमको याद है कि जब देश में अनाज की कमी थी और देश युद्ध के मुहाने पर था, तब शास्त्री जी ने आह्वान किया था कि एक समय का भोजन हम करना बंद कर दें सप्ताह में एक बार। तो पूरे देश ने उसको माना था। और ऐसे संकट के समय पर सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व संकट में है और सब देशों में वहां के लोग भी हम सब लोगों को मिलकर कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे हम ठीक रख सकते हैं। अगर देश के गरीब को हमको जिंदा रखना है, अगर देश के मजदूर को हमको जिंदा रखना है, तो देश की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखना होगा। और देश की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखने के लिए हमको कड़े कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे और उन कड़े निर्णयों को राजनीति से ऊपर उठकर हम लेने के लिए सब तैयार हों, तो मुझे लगता है कि इस स्थिति से हम निपट सकते हैं। अगर कड़े फैसले लेने के लिए तैयार हों और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से ऊपर उठकर सभी वर्ग साथ में बैठ के समाधान की कोशिश करेंगे तो जरूर हम इस समस्या से उबर जाएंगे। यह निष्कर्ष है ब्रजमोहन जी अग्रवाल का। एक बार फिर मैं प्रधान साहब से जुड़ने की कोशिश करता हूं कि प्रधान साहब, आपसे जानने का विषय है, जो बात मैंने पहले दोहराई थी कि देश के आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि जो मांगे आप कर रहे हैं कि 7,500, 10,000 रुपए हर महीने डाल दीजिए। देश के आर्थिक हालात इसकी इजाजत नहीं देते, ये सच्चाई है। मौजूदा परिस्थितियों में जो देश की सरकार के आर्थिक हालात है, उद्योगपतियों की हालत है और मजदूरों की तकलीफ है, इन तीनों को सामने बिठाते हुए कोई समाधान मजदूर वर्ग के प्रतिनिधि के नाते आपके पास? संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं एक टिप्पणी हाशमी जी से जरूर लेता हूं कि हाशमी साहब, सर्वोच्च न्यायालय का जो आज का आदेश है, यह अंतिम आदेश की शक्ल में नहीं है। कानूनी तौर पर मजदूरों के हितों की आवाज सर्वोच्च न्यायालय में सुनी जाए, इसके लिए क्या कानूनी विकल्प अभी मौजूद है? देखिए, मेरा ये मानना है एज ए लॉयर कि जितने भी मजदूर संगठन हैं उनको फौरन से पेशतर जल्द से जल्द अपना रिप्लाई और अपनी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट को पहुंचानी चाहिए। और जो 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है केंद्र को जवाब देने का, उसमें अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगा के इस केस की सुनवाई अगले 1-2 दिन में ही या सोमवार या मंगलवार को की जाए और सुप्रीम कोर्ट से यह रिक्वेस्ट की जाए कि मजदूरों के हित को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष की भी बातें सुनकर फिर कोई फैसला दिया जाए। क्योंकि अगर इस तरह से अगर ये ऑर्डर का क्रियान्वयन चलता रहा, इंप्लीमेंटेशन इस ऑर्डर का होता रहा, तो सबसे ज्यादा नुकसान मजदूरों का होगा। और आप और हम देख चुके हैं कि सड़कों पर हमारे देश का मजदूर, उसकी लाशें वहां पे हमने देखी हैं, उनके भूखे बिलखते बच्चों को देखा है। तो ये केंद्र अर्ली हियरिंग का ऑप्शन उपलब्ध है, ये कहना है हाशमी साहब का। एक बार फिर प्रधान साहब के पास कोशिश करता हूं। प्रधान साहब, आपने मेरे सवाल को सुना था, आपकी टिप्पणी। मैं ये 2 निवेदन कर रहा था कि एक नंबर तो कि जो हमने 7,500 रुपए की मांग की है जी,
वो 7.5 की मांग में केंद्र सरकार का 5,05,000 करोड़ रुपया खर्च होता सिर्फ जी, लेकिन सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज में इसके बारे में कोई गुंजाइश नहीं की। नंबर जी, 1 जी, नंबर 2, सीतारमन जी ने जो पिछला बजट रखा था जी, उस बजट में जितनी छूटें दी गई हैं जी, उनका आंकड़ा है सरकार के आंकड़ों में 15.5 लाख करोड़ की छूट कॉर्पोरेट को दी है। जी, 3 नंबर, अगर कॉर्पोरेट के मुनाफों पर 2% टैक्स लगा दिया जाए जी, तो मजदूरों की राहत के लिए आवश्यक पूरा मुद्रा इकट्ठा हो सकती है। जी, तो अर्थव्यवस्था को, देश को बचाने के लिए सिर्फ मजदूर को पेट जिसमें रोटी नहीं है उसको और कुर्बानी की बात करें, और जो खरबों खरबों के मकान 120 मंजिल के मकान में रह रहे हैं उनको राहत देने की बात होगी, तो ये तो सरासर अन्याय है। और आज की तारीख में हमारे देश के अंदर, मैं आपको चेतावनी मतलब अपने आप के माध्यम से मैं सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर इस बार सरकार ध्यान नहीं देगी तो आने वाले समय के अंदर इन नीतियों को खिलाफ जनता का महासमर उठेगा। और ये इसलिए उठेगा कि आज लोगों को नौकरी 14 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई और आप ना उनको तनख्वाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैदान में नहीं खड़े हो रहे, और सुप्रीम कोर्ट अगर निर्देश दे रहा है तो आप अतिरिक्त रूप से व्यवस्था नहीं कर रहे। आप इतने ताकतवर हैं कि लॉकडाउन घोषित करके 130 करोड़ लोगों को लॉकडाउन कर सकते हैं, आप उनकी रोटी का इंतजाम नहीं कर सकते आप। तो ये तो सरासर मोदी जी के महान नेता हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं मोदी जी से, आपने कहा था कि तनख्वाह मिलेगी, आपने कहा था छटनी नहीं होगी, आपने लॉकडाउन लगाया, तो देश का मजदूर आपसे पूछना चाहता है कि अगर कारखाने के मालिक नहीं दे रहे तो सरकार कहाँ है? हमने सरकार बनाई है, तो आपने तो ऐसा राज बना दिया कि दिल्ली में पीएम, मध्य प्रदेश के अंदर सीएम और जिले के अंदर डीएम। ये जो तानाशाहीपूर्ण गैर जनतांत्रिक काम किया है उसकी वजह से ही इन नीतियों को मुकाबला करने में तकलीफ हो रही है। इसलिए विकल्प मौजूद है। केरल ने दिखा दिया कि आज उन्होंने कह दिया कि श्रम कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम प्रवासी मजदूरों को अतिथि मजदूर का दर्जा दिया, वहां से नहीं लोग भागे, और बाकी प्रदेशों से क्यों भागे? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। और जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली है उसको ध्वस्त करके जो मुनाफा कमाने वाले निजी उद्योग अस्पताल थे वो गायब हो गए, और आज यदि स्थिति सामान्य हुई तो लाखों रुपए के बिल वसूल करने के लिए मैदान में आ गए। तो ये तो सरकार की संरक्षण में हो रहा है। तो जनता का स्वास्थ्य, जनता की सुरक्षा, जनता का रोजगार, ये सरकार इसलिए चुनी गई थी कि संविधान के तहत सबके अधिकारों की रक्षा करे। तो बाकी सब कुर्बानी देने का देश के निर्माण के लिए गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का ही दायित्व है, और उद्योगपतियों का और व्यापारियों का दायित्व नहीं है। तो ये सरकार अगर उनके पक्ष में खड़ी है तो यही स्थिति बनेगी। इसलिए हम लोग का मुकाबला ये कानूनी रूप से भी लड़ेंगे और वैकल्पिक नीतियों के आधार पर भी सुझाव दे रहे हैं। तो नीतियों के अंतर्गत भी प्रमोद जी ने सुझाव दिए हैं। केरल मॉडल का उन्होंने उदाहरण दिया है। ब्रजमोहन जी ने जो ये कहा है कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं बल्कि सभी पक्षों को साथ में बैठकर एक ठोस नीति के साथ आगे बढ़ने का है। उम्मीद है कि इस चर्चा में जो कुछ निष्कर्ष निकले हैं किसी ना किसी अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे। आप चारों मेहमानों का धन्यवाद एक अहम मसले पर अपनी राय से देश और प्रदेश को अवगत कराने के लिए। समय है अब आज की पंक्तियों का। आज का हमारी पंक्तियां मजदूरों को समर्पित ये हैं कि होने दो चरागा महलों में क्या हमको अगर दिवाली है, कि होने दो चरागा महलों में क्या हमको अगर दिवाली है। मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूरों की दुनिया काली है। जमील वजहरी ने जो ये लिखा था ये मजदूरों की जिंदगी की असलियत बताने के लिए काफी है। क्या हम उनकी जिंदगी को यही से ही काली बनाए रखना चाहते हैं या उनके हिस्से में भी दिवाली की कुछ रोशनी पहुंचाना चाहते हैं? सोचने का विषय न केवल सरकार का बल्कि हमारा भी है। उम्मीद है आज रात में जब आप सोएंगे तो इस पर ध्यान जरूर देंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सदा प्रणाम।